ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देशबंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन जी से। ललित जी, अभी हम लोगों ने आपसे बात की पत्रकारिता के बारे में और आपके पत्रकारी सफ़र जो है उसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं और हम चर्चा करना चाहते हैं आपका जो साहित्यिक सफ़र है उसके बारे में। तो पहला सवाल आपसे यही है कि साहित्य से आपके लगाव की शुरुआत कैसे हुई? ठीक उसी तरह जैसे पत्रकारिता से हुई। मैं पिपरिया में अपने दादा दादी के पास रहता था। पिपरिया यानी पचमढ़ी का रेलवे स्टेशन। उस समय एक छोटा सा कस्बा था और वहाँ बिजली पानी वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन था महत्वपूर्ण। और बाबूजी उन दिनों जबलपुर में काम करते थे। पहली कक्षा पास करके मैं दूसरी में गया हूँ और उन्होंने मुझको अखबार के पार्सल के भीतर हर महीने चंदा मामा भेजना शुरू कर दिया। चंदा मामा पढ़ने लगा। वो तो मालूम नहीं क्या समझता था, नहीं समझता था, अक्षर ज्ञान हो गया था, जितना बनता था पढ़ लेता था, लेकिन एक रुचि जागृत तो हो गई। 5वीं करने के लिए मैं जबलपुर आया पढ़ने के लिए। चौथी पास करके, वो चौथी की बोर्ड परीक्षा होती थी। मेरे लिए चमत्कार था, 2 अलमारियाँ थीं। वो 2 अलमारियाँ आज भी रखी हुई हैं। बाबूजी किताबें खूब पढ़ते थे और खूब खरीदते थे और एक लाइब्रेरी बना ली थी। उस लाइब्रेरी का नाम उन्होंने रख लिया था ग्रंथ चयन। ग्रंथ चयन, हाँ। उसके कार्ड वगैरह बना के रखे थे जैसे लाइब्रेरी में बनते हैं। उनके बहुत सारे दोस्त आते थे, वो किताबें ले जाते थे, पढ़ के वापस करते थे। तो वो किताबें सामने दिखती थी, मुझको पढ़ने का शौक़ हो गया। और 6वीं क्लास में मैंने प्रेमचंद को पढ़ लिया था पूरा, मानसरोवर 8 भाग, और रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, और उसमें क्या था क्या नहीं था वो तो बाद की बात है। पंडित सुदर्शन की कहानियाँ, उनके 4-5 संकलन थे, एक आध उपन्यास था, वो मैंने सब पढ़ लिए। शरद चंद्र का पूरा सेट था जो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई से प्रकाशित हुआ था। और 2 लोग थे बहुत अच्छी बंगला जानने वाले और हिंदी पर भी उनका अधिकार, एक धन्य कुमार जैन और एक हंस कुमार तिवारी। उन्होंने शरद चंद्र के अनुवाद किए थे, वो सारे मैंने पढ़ लिए। अच्छा, चंदा मामा था ही। एक मनमोहन पत्रिका निकलती थी मित्र प्रकाशन इलाहाबाद की, एक बालक नाम की पत्रिका पटना से आती थी। तो ये सब पढ़ने का मुझे शौक़ हो गया। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक चंचलता मेरे मन में या मेरे स्वभाव में शुरू से थी। तो शायद 5वीं क्लास की बात रही होगी या 6वीं क्लास की। हमारे यहाँ स्कूल में सरस्वती पूजा भी होती थी और वो गणेशोत्सव वगैरह भी मनाया जाता था, आजकल जैसा नहीं, लेकिन स्कूल में छोटे पैमाने पर। तो उसमें कहा गया कि बच्चे लोग गणेश पर अपनी कुछ कविता कहानी या कुछ लेकर आएँ। तो मैं उस दिन आया स्कूल से घर लौटकर, बाबूजी दफ्तर से लौटे आए होंगे और मैंने कहा कि बाबूजी मुझको गणेश जी पर कविता चाहिए। अच्छा ठीक है, वो हाथ मुंह धोया और 1 घंटे के भीतर उन्होंने एक प्यारी सी कविता लिखकर मुझको दे दी। बस दुर्भाग्य से वो कविता मेरे पास नहीं है, खो गई। और अगले दिन मैंने स्कूल में सुना दी, मुझको पुरस्कार मिल गया। और फिर मैंने देखा कि बाबूजी कविताएं भी लिखते हैं। फिर भवानी प्रसाद तिवारी, रामानुजलाल श्रीवास्तव और उस समय के और भी शिबाल पांडे, परसाई जी से उस समय मैं उन परिचित हुआ कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, बाबूजी की जो मित्र मंडली थी, सब लिखने पढ़ने वाले लोग, इन सब के साथ तो वो पढ़ने का शौक़ मेरा। फिर मैं जबलपुर से नागपुर गया बुआ जी के पास, उनके साथ साथ ग्वालियर गया, फिर लौट के आया। तो लेकिन एक शौक़ हो गया। और मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे घर में रसोई बनाने के लिए जो आती थी उनको मिश्रानी जी बोलते थे, और उनके बेटे जो थे वो ग्वालियर में गुप्तेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे डाकू वाकू भी आते थे, उठा के ले जाते थे अपहरण करके बच्चों का। वो उनकी तो खैर वहाँ के पुजारी थे उनके बेटे, और वो हमारे यहाँ आती थी। उनकी कुछ आदतों वगैरह को लेकर, और वो 14 या 15 साल, 14 साल की उम्र रही होगी मेरी,
और मैंने उन पर हमारी मिसरानी करके एक लघु कथा जैसी लिख दी और भेज दी, तो छप भी गई देशबंधु में। लेकिन ये तो बात की बात है, इसके पहले की बात बता रहा हूँ। नागपुर में मैं 7वीं 8वीं पढ़ा और वहाँ पर मैं अमृत वचन वगैरह कुछ किताबों से निकाल के ले जाता था। और बाबूजी के ही मित्र थे शैलेंद्र कुमार जी, जो नवभारत के नागपुर संस्करण के संपादक थे, तो मैं उनके पास चला जाता था और कहता था कि चाचा जी लाया हूँ, तो वो बच्चों की दुनिया में छाप देते थे। फिर स्कूल में एक ऐसा मौका आया कि बच्चों को आकाशवाणी, नागपुर आकाशवाणी पर बच्चों के लिए कोई एक दिन निर्धारित रहता होगा उस समय, तो मेरा चयन हो गया कि चलो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये पहली कहानी जो है लघु कथा, एक लघु कथा लिखी भाई मैंने। बाद में आगे चल के कॉलेज जीवन में, बाद में एमए कर रहा था, तब 3 कहानियाँ लिखी, लेकिन वो समझ में आ गया कि कहानी वहानी मेरे बस का रोग नहीं है। कविता मैंने गीत लिखने से शुरुआत की और प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था जबलपुर में। उस समय एक बहुत ही रद्दी सा गीत था कि, और वो गीत मैंने लिखा और नागपुर से एक रेखा पत्रिका निकलती थी, उसमें मैंने वो गीत भेज दिया। वो छप भी गया, मालूम नहीं क्यों छप गया वो, मतलब मैं अगर संपादक होता तो नहीं छापता उसको, लेकिन छप गया। फिर प्रेरणा जगी कि नहीं लिखना चाहिए, तो लिखने लगा कुछ कुछ कविताएं, छोटी छोटी लघु कथाएं, ये लघु कविताएं जैसी। वो गीत आपको मैं टोक रहा हूँ, वो गीत अभी भी याद है आपको? वो उसकी एक आध लाइन याद है कि वो आज पग विश्वास मग पर बढ़ते क्यों नहीं वगैरह। वो अजीब था, उसकी जो कतरन है वो रखी है मेरे पास। तो वो है, लेकिन खैर भाई एक गीत लिख दिया। और फिर मैंने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू की। तो फिर एक और अच्छी कविता मैंने लिखी, और शरद जोशी नवलेखन पत्रिका निकालते थे भोपाल से। मैं अपने नाम से कविता नहीं लिखता था, मैं आशीष माहेश्वरी या आशू, पता नहीं ये नाम मैंने क्या सोच कर रख लिए थे। तो वो कविता मेरी वापस आ गई। वही कविता मैंने फिर ललित सुरजन नाम से लिख के भेजी। शरद जोशी को लगा कि मायराम जी का लड़का है, छाप दो, तो उन्होंने छाप दी। तो वो कविता ठीक थी। खिड़की पर सोन चिरैया चहकी, ऐसी कुछ थी छोटी मोटी कविता। गंभीर रूप से लिखने के लिए मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे, बड़े भाई जैसा मैं उनको मानता था। मैं पत्रकारिता में भी मैंने उनसे बहुत सीखा। राजू दा हम लोग बोलते थे, राजनारायण जी मिश्र। तो बाबूजी ने जब वो सांध्य दैनिक शुरू किया नई दुनिया जबलपुर छोड़कर, तो कुछ महीनों के लिए वो जबलपुर आए। वो अच्छे पढ़ने लिखने वाले संजीदा व्यक्ति थे। और एक कविता मैंने लिखी, जबलपुर में लॉर्डगंज थाना है और उस थाने में एक कोई आरोपी को पीट रहे थे पुलिस वाले। उस पर से मैंने एक कविता लिखी, जेल का गुलमोहर। और उसमें ये लिखा कि मतलब कि जेल का गुलमोहर क्यों हंस रहा है, मतलब ये जो कैदी है या जो आरोपी है जो पिट रहा है, इसका खून जो है ये फूल में आ गया है। कुछ वो इस तरह की बात थी। राजू दा, मैं उनको दा ही कहता था, दा ने उस कविता को सुधारा। और फिर मुझे समझ में आया कि कविता ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए। इसमें इन्हें बाबूजी की एक अप्रत्यक्ष प्रेरणा रही, उन्होंने मुझको खुद। पर फिर जबलपुर में उन दिनों में परसाई जी के पास आना जाना शुरू हो गया था, साहित्यिक संस्थाएं भी थी। हमने खुद ने एक साहित्यिक संस्था बना ली थी, संगम नाम की। और गजानन माधव मुक्तिबोध मेरी संस्था संगम के कार्यक्रम में आए थे। 16 दिसंबर 1963 वो उनका आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम था। तो फिर लिखना शुरू हो गया। तो लिखे, 2 संकलन भी छपे। और तो उस दौर में आपने, उस दौर के कई लेखकों का आपने जिक्र किया, लेकिन उस दौर में कौन से ऐसे लेखक थे जिन्होंने आपको ज़्यादा प्रभावित किया? देखो भाई, परसाई जी का प्रभाव तो सीधा सीधा पड़ा, मुक्तिबोध जी का प्रभाव बहुत पड़ा। और मैं मुक्तिबोध जी की जो वैश्विक दृष्टि थी वो, और उनका जितना विशाल अध्ययन था, वो हमको उस समय भी उनके साथ जो संक्षिप्त परिचय था होने लगा, उसमें समझ में आने लगा था। लेकिन मुझे प्रेमचंद की तो बहुत सारी कहानियाँ आज भी याद हैं। पंडित सुदर्शन की जो आदर्शवादी रचनाएं हैं वो मुझको अभी तक याद आती हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ा।
और अब इतने लोगों को पढ़ रहा था, इतनी पत्रिकाएं निकल रही थीं। तो कॉलेज में पढ़ते हुए जैसे वो नई कहानियाँ निकलने लगी थीं, तो उसमें उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी, वो या जो माया पत्रिका का अंक निकला 1954 में या 55 में, 54 में शायद या 55 में, नई कहानी विशेषांक, और श्रीपत राय की पत्रिका, प्रेमचंद के बड़े बेटे श्रीपत राय कहानी नाम की पत्रिका निकालते थे। और उसका जो नई कहानी विशेषांक निकला उसमें भीष्म साहनी की चीफ की दावत, और ये मलबे का मालिक, और ज़िंदगी और जोंक, या वो डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की, और कोसी के घटवार, ये तमाम रचनाएं तो मेरे ऊपर बहुत लोगों का प्रभाव पड़ा। मतलब रचनाएं मैंने पसंद बहुतों की। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं का और विश्व साहित्य का भी आपका गहरा अध्ययन है। भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि आप अभी तो आप चर्चा कर रहे थे भारतीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, अलग अलग भाषाओं के साहित्य की बात कर रहे हैं। विश्व के, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि विश्व के साहित्य को भी आप काफ़ी पढ़ते हैं। दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं आप? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन सवाल रख दिया भाई, अब कैसे उसका जवाब दूं। लेकिन जो जीवन व्यापार है वो तो सब जगह एक जैसा है। मुझे लगता है कि अच्छा, विश्व साहित्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा भाई इधर जिन भाषाओं को हम लोग नहीं जानते, या जिन भाषाओं के अनुवाद हिंदी या अंग्रेज़ी में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मेरी समझ जो है इन दोनों भाषाओं में ही है, तो उनके बारे में, जैसे जापान के बारे में कहोगे तो मैं नहीं बता सकता कि कैसी रचनाएं हैं। एक आध दो उपन्यास अनुवाद हुए हैं, पढ़े हैं, लेकिन मुझे उन रचनाओं ने ज़्यादा प्रभावित किया है जो सीधे सीधे सामाजिक सरोकार की रचनाएं हैं। तो आप अगर जॉन स्टाइनबेक का द ग्रेप्स ऑफ रॉथ उपन्यास पढ़ लीजिए, या जो स्पार्टकस है उसको पढ़ लें, हावर्ड फास्ट का। अभी मैंने दोबारा पढ़ा हेमिंगवे का जो उपन्यास है द ओल्ड मैन एट द सी, 90-92 पेज का उपन्यास। उसमें मनुष्य की जिजीविषा का जो उत्कट वर्णन है, उसमें इतनी सघनता है, अवाक रह जाते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे, मैं कुछ रचनाओं का जिक्र मैंने अपने लेखों में किया है, जैसे हक्सले का जो उपन्यास है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और जो क्लोनिंग और उसके बाद आज जिस तरह से हो रहा है कि कैसे कि मनुष्य को किस तरह मशीन में बदला जा रहा है। तो ऑल्डस हक्सले का जो उपन्यास है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसमें जो विवरण है तो उसको आप पढ़िए। बहुत काफ़ी रचनाएं पढ़ी, मराठी की भी, तमिल की, इसकी मलयाली की, लेकिन इनमें जो मुझे बांग्ला साहित्य में जो पढ़ने मिला, रविन्द्रनाथ की जो दृष्टि है और जो उनका जो विस्तार है उनके विचारों का, और वो अद्भुत है। रविन्द्रनाथ तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 20वीं सदी में 3 महानायक मैं मानता हूँ भारतवर्ष में जो हुए, वो उनमें से मतलब गांधी हैं, दूसरे नेहरू हैं, और तीसरे रविंद्र हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जैसा बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपके परिचय में शुरू में कुछ जिक्र भी किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उनको काफ़ी पसंद करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी बात आप बता रहे हैं, वो याद रखना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इनमें कौन सी ऐसी किताब है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे, बार बार पढ़ना पसंद करते हैं? जैसे अभी आपने एक किताब की बात की, 92 पन्ने का मात्र की किताब है, ओल्ड मैन एट द सी। जी, तो ऐसी कौन सी और सी किताबें हैं जिसे आप बार बार, जिसे हम लोग भी और हमारे दर्शक भी सुन करके और देख करके पढ़ना चाहें? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि प्रेमचंद के मानसरोवर 8 भाग सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि गांधी जी की सत्य के प्रयोग पढ़ना चाहिए। उसको आप एक साहित्यिक कृति के रूप में पढ़िए, चाहे आप उसको जिस रूप में पढ़िए, लेकिन सत्य के प्रयोग अद्भुत रचना है। प्रेमचंद का ही के उपन्यासों की मैं बात करूं तो मुझे गबन बहुत अच्छा लगता है, गोदान वगैरह से ज़्यादा। रविन्द्रनाथ के उपन्यासों की बात तो मैं नहीं करूंगा उतना, लेकिन उनकी कविताओं को, गीतांजलि को आप अगर पढ़ें, जितनी बार भी पढ़ें,
तो वो पढ़ना चाहिए। और परसाई जी को तो पढ़ना ही चाहिए। परसाई को अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए परसाई अपनी मृत्यु के 20 साल बाद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जी। आप उनका लिखा हुआ पढ़िए, आपको लगता है कि जैसे आज भी ये आज लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा, ये कहूँगा कि आप पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़ते पढ़ते आप फिर खुद अपनी राय कायम करिएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। पढ़ने की शुरुआत तो भाई 7-8 साल की उम्र से कर देना चाहिए, मेरा मानना है। और बच्चों को और पढ़ना ही चाहिए। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। कितने अनुभव आपके पास, जितने भी हों, सीमित ही होंगे जी, लेकिन जब आप ये जो कालजयी रचनाकार हैं इनको पढ़ लेते हैं तो आपके अनुभवों का विस्तार कई गुना हो जाता है। यानी अगर आप रविन्द्रनाथ को पढ़ रहे हैं तो आप जनतंत्र को समझ पाते हैं। उन्होंने जनतंत्र पर और ये राष्ट्रीयता क्या चीज़ है इसके बारे में उन्होंने जो लिखा है पढ़ लीजिए आप। गोरकी को, चेखव को, दोस्तायेवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, हाँ, और भी उनके उपन्यास, उनको पढ़िए तो हिला कर रख देते हैं आपको। आप पढ़िए और आपको जो पसंद है, आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि पढ़िए और किताबें खरीद के पढ़िए और जो पसंद आए पढ़ते जाइए। जितना पढ़ेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। आपने अपनी रचनाओं की बात की, आप जब कॉलेज में गए तो आपने पहली रचना आपकी थी। इन रचनाओं के बाद अभी कुछ किताबें आपकी आई हैं, पहली रचना कौन सी थी आपकी और पहली किताब कौन सी है? नहीं, पहला तो कविता संकलन ही था, वो क्या था, अलाव में तपकर, और उसमें कुछ कविताएं कमज़ोर भी हैं, लेकिन उसकी एक कविता मुझे बहुत पसंद है, पिकनिक से लौटते हुए। वो कविता मुझे बहुत पसंद है कि वो गांव पिकनिक मना के लौट रहे हैं गांव से, और वो जीप में बैठे हुए हैं, धूल उड़ा रहे हैं, और वो गांव की औरत जो है वो रुक गई है और धूल, और उसके बाद जब जीप आगे निकल गई और धूल छट गई तो उसने जिस हिकारत से हम, तो वो कविता मुझे बहुत पसंद है। और भी हैं उसमें बहुत सारी कविताएं हैं, अनुवाद भी मैंने बहुत किए। जैसे अभी आपने बताया कि तिमिर के झरने में तैरती अंधी मछलियाँ, फिर एक किताब आपकी है शरणार्थी शिविर में विवाह गीत, हाँ। फिर आपकी एक किताब है तुम कहाँ हो जानी वाकर, हाँ। फिर एक नील नदी की सावित्री। आखिर ऐसे शीर्षक लाते कहाँ से आप? ये मैं भी सोच रहा था एक दिन, मुझे लगा कि जो स्कूल में प्रेसी राइटिंग करवाते थे तो उसमें शीर्षक देना पड़ता था, क्या उससे सीख गया मालूम नहीं। पर ये शायद एक पत्रकार होने के नाते मुझको लगता है कि भाई कम से कम शब्दों में अपनी बात करना है। तो ये कविता तो ठीक है, तिमिर के झरने में तैरती अंधी मछलियाँ, मुझे लगा कि पूरा थोड़ा एक आकर्षक सा चौंकाने वाला शीर्षक देना चाहिए। पर गद्य संकलनों में तो मैंने शीर्षक रचनाओं में से ही उठाए हैं। साहित्य, ललित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि साहित्य के मौजूदा हालात कैसे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, और क्या बाजार साहित्य को लील रहा है? बाजार शब्द का जो, या बाजार संज्ञा का प्रयोग हम लोग बहुत ढीले भाव में करते हैं, बहुत मतलब बिना विचार किए। बाजार क्या है? बाजार तो 5000 साल पहले भी था, लोग खरीद फरोख्त करते थे। ये बाजार नहीं है। बाजार एक बहुत छोटा हिस्सा है वैश्विक पूंजीवाद का। जी, ये जो नव पूंजीवाद हमारे पूरी दुनिया को लील रहा है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और तो वो पूरा का पूरा नव पूंजीवाद का और उसके साथ साथ नव साम्राज्यवाद, ये हमारे जीवन को ग्रस रहा है पूरी तरह से। लेकिन आज का जो लेखक है वो उसको लगता है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, लोग मुझको जाने, मुझे सराहें। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए समझौते नहीं करना चाहिए। आपकी रचना कोई सराह रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको किसी ने कहा थोड़ी कि आप लिखिए, आप लिख के रखे, आप अपने घर में रखे रहिए। जो भवभूति ने कहा था आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, कि ये पृथ्वी विपुला है और काल जो है वो निरवधि है। तो मैं तो अपनी बात दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कभी ना कभी तो मेरी बात सुनेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे और अभी आपने बताया कि खूब पढ़ना चाहिए,
सबको पढ़ना चाहिए, पत्रकारों को तो खासकर पढ़ना चाहिए। तो आप भी खूब पढ़ते हैं, पाठकों के साथ अपने पढ़े का जो पढ़ते हैं उसको साझा भी करते हैं अपने कॉलम के थ्रू बांट के। इसके मैं ये जानना चाहूँगा, ये एक बहुत रहस्य की बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतनी व्यस्तताओं के बाद आप अपना समय कैसे निकाल लेते हैं ये सब पढ़ने के लिए, ताकि हम लोग भी व्यस्त हैं, हम लोग भी वो समय निकाल पाएँ। ये नहीं पता भाई, लेकिन मैं मुझे लगता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक से करता हूँ। जो उल्टी गिनती होती है ना 10, 9, 8, 7, मैं उस तरह से अपना समय का प्रबंधन करता हूँ। और मैं 1,00,000 बार में 99,999 बार सही समय पर सही जगह पहुँचता हूँ। एक आध बार कभी भूले भटके विलम्ब हुआ तो हुआ। और तो पढ़ने के लिए पढ़ना मेरी पहली प्राथमिकता है। पढ़ना पहली प्राथमिकता है, घूमना दूसरी प्राथमिकता है और लिखना तीसरी। तो किताबें रखे रहता हूँ, जब जैसा समय मिलता है पढ़ता हूँ। भोजन करते हुए भी पढ़ लेता था, उसको बंद कर दिया, डॉक्टर ने कहा कि ये गलत बात है मत करो, तो अभी थोड़े समय से बंद किया है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि कम से कम 6 घंटे रोज़ में पढ़ता हूँ। और समय शायद निकल जाता है, क्योंकि जब नहीं रहता था समय, दफ्तर की व्यस्तताएं चिंताएं भी रहती थी, दुश्चिंताओं के बीच में भी मैं पढ़ने का समय तो निकाल लेता था। साहित्य की बात हम लोग कर रहे हैं, और फिर मैं कुछ संगठनों की बात आपसे जानना चाहूँगा। जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन है, प्रगतिशील लेखक संघ है, इन सब में आपकी भागीदारी जो है बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। इस दौर में जब ब्लॉग वाला साहित्य अधिक प्रचारित हो रहा है, तो ऐसे में आप ऐसे संगठनों की कितनी प्रासंगिकता देखते हैं? क्या ऐसे संगठनों की प्रासंगिकता रह जाती है? बहुत है, बहुत है। क्योंकि ये संगठन, संस्थाएं, सभाएं, ये आपको मिलने जुलने का अवसर देती हैं। ब्लॉग वगैरह पर आप अपना लिखा हुआ पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो किन लोगों के पास जा रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया मिल भी जाए तो विचारों का आदान प्रदान नहीं होता उस तरह से। आपने ब्लॉग पर लिखकर पोस्ट करके उसको दे दिया, अब कोई प्रतिक्रिया आई, आपने कोई उत्तर भी दे दिया, लेकिन तब तक आपको कुछ नया लिखना है। मैं भी ब्लॉग, मेरे लिखे हुए तमाम लेख में अभी ब्लॉग पे डाल रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, लेकिन वो ठीक है। पर जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपने कोई बात की, सामने वाले ने कुछ जवाब दिया, तो जो विचारों का आदान प्रदान है, जो कई बार लोग बोलते हैं ना, एक वो चला था, लोग कॉफ़ी हाउस में बैठ के क्रांति करते हैं जी। मेरा कहना है कि हाँ, कॉफ़ी हाउस में बैठकर क्रांति होती है। वो इसलिए होती है कि क्रांति का बीजारोपण वहाँ होता है। आप जब, क्रांति का अर्थ है कि कोई भी परिवर्तन, आप जब बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे अक्रॉस द टेबल, आप एक दूसरे की बात समझ कर कुछ करके उसमें कोई नई चीज़, आपने कोई बात कही, मैं असहमत हुआ, मैंने कोई बात कही, आप असहमत हुए, फिर कोई नई बात की, फिर उसमें कहीं सहमति का कोई बिंदु बना, और उससे चीज़ें निकलती हैं। ये ब्लॉग और ये सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इसको ही सब कुछ मान के बैठ गए कि भाई मैंने तो समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, मैंने साहित्यकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर लिया, अब जिसको गरज हो वो देखे। तो उसमें आप फिर अपने कटघरे में आप कैद होकर रह जाते हैं, आपके अनजाने में ही। तो ऐसे जो सम्मेलन हैं, ये तो सही है कि ब्लॉग की आवश्यकता है आज के ज़माने के हिसाब से है, लेकिन जो जैसे प्रगतिशील लेखक संघ है, इसमें आपकी भागीदारी है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है, इसमें आपकी बहुत ही सक्रिय भागीदारी है, शुरुआती दिनों से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हम चाहेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से तो मैं एक तरह से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। फिर वही बात है कि बाबूजी उससे जुड़े हुए थे। 1976 में उन्होंने विदिशा अधिवेशन में अध्यक्ष का कार्यभार भी ग्रहण किया वहाँ, और फिर आजीवन वो उसके अध्यक्ष रहे, और बहुत काम हुआ सम्मेलन में, और मैं साथ में रहा, देखते रहा चीज़ों को। और जब नया प्रदेश बना छत्तीसगढ़, तो मुझको सबने कहा कि अध्यक्ष बनो, तो इधर तो ये चलता रहा। उधर प्रगतिशील लेखक संघ में परसाई जी की प्रेरणा थी। 1974 में परसाई जी रायपुर आए, कबीर प्रसंग था कार्यक्रम, और अस्वस्थ हो गए थे, तो हमारे पास ही घर पर वो 6-7 हफ्ते थे, और उन्हीं दिनों प्रगतिशील लेखक संघ का एक अधिवेशन हुआ था, बांदा वगैरह में शायद हो चुका था।
परसाई जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ बनाओ प्रगतिशील लेखक संघ। तो हम लोग मित्रों ने मिलकर बना लिया। तो बना तो लिया, फिर उसका ये 75 की बात है। फिर 76 में उसका सतना में मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ का पहला राज्य अधिवेशन हुआ, उसमें हम लोग गए। ये बात है मई 76 की। तो उसमें गए हम लोग, वहाँ से लौट के आए। फिर हम लोग को लगा कि हम और क्या करें, तो गोष्ठियाँ वगैरह करना शुरू की। फिर दो बातें सोची कि एक तो युवा रचनाकारों को जोड़ना चाहिए, युवाओं के बीच साहित्य के, और दूसरी जो बात सोची कि पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक सुबह सीरीज़ निकाली, वो सहयोगी प्रकाशन जैसा, वो ज़्यादा चला नहीं, सब अव्यावहारिक बातें हैं, लेकिन 3 संकलन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के बहुत ही समादृत छत्तीसगढ़ी कवि थे भगवती सेन, उनका संकलन हमने छापा, नदिया मरे प्यास, वो छापा, और 2 किताबें और हम लोगों ने उस बीच में छापी। फिर वो नहीं चल पाया ज़्यादा। लेकिन युवा रचना शिविर 4, 5, 6 मार्च 1978 चंपारण, रायपुर से उस समय 60 किलोमीटर था, सड़क नहीं थी, राजिम से बैलगाड़ी में जाना पड़ता था। हम लोगों ने एक बस की, राजिम तक जो बस जाती थी उससे कहा कि आप हमको तो छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे दिन लेने आ जाइए, वो सब। तो जंगल में 3 दिन रहे हम लोग बिल्कुल। और उसके बाद लगातार 2-2 महीने में हमने शिविर किए। एक शांतिपाड़ा नाम की जगह है सरगुजा ज़िले में, छोटा बिल्कुल आदिवासी छात्रावास में, वहाँ पर रहे। फिर जशपुर नगर, कुरुद, कवर्धा, दल्ली राजहरा, और सब जगह वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चर्चाएं की, और उससे एक बड़ा माहौल बना और साहित्यकारों की एकजुटता बनी, विचारों का आदान प्रदान भी हुआ, लोगों में एक जो वैचारिक स्पष्टता आना चाहिए और वैचारिक दृढ़ता आना चाहिए वो उससे काफ़ी बनी। और अब तो उनमें से कई लोग दिवंगत हो गए, कई अभी भी चल रहे हैं, और वृद्ध हो गए, लिखना बंद हो गया है। और इसी चीज़ को फिर बाद में कमला प्रसाद मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहले साहित्य मंत्री, फिर बाद में महामंत्री भी हुए, बाद में अब बाबूजी के निधन के बाद कुछ समय बाद अध्यक्ष भी बने। तो उन्होंने फिर रचना शिविर किए, 1-1 सप्ताह के, कहानी पर, कविता पर, नाटक पर, आलोचना पर। तो ये सब हुआ। तो ये होना चाहिए। यानी आप चाहे कितना भी सोशल मीडिया का उपयोग कर लें, आप टीवी देख लें, आप टेलीफोन पर बात कर लें, लेकिन भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था। और मैं समझता हूँ कि उसे सामाजिक प्राणी बने रहना चाहिए। लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तब तो आप मनुष्य बने रहेंगे, और नहीं तो मालूम नहीं आप क्या बन जाएंगे। अकेले मतलब वो ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे कि क्या बन जाएंगे, नहीं मालूम। तो ये संदेश है कि फालतू की बातों से बचकर रहें। आज हम चर्चा कर रहे हैं देशबंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन जी से। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो हम उनसे जानेंगे कि उनके जो सामाजिक सरोकार हैं वो कैसे हैं, और उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जब आपके केबिन में जाता हूं तो आपके पीछे एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है एक बेहतर दुनिया संभव। एक तो मैं बचपन में अपने दादा दादी के पास रहा, तो मैंने अपनी दादी से बहुत चीज़ें सीखी। उनमें से एक, जैसे कि हम लोग एक दिन कहीं जा रहे थे और मुझे 2 रुपये का नोट सड़क पर पड़ा मिल गया। मैं वो नोट ले आया, स्कूल आते जाते में मुझे मिला। तो दादी ने जब देखा कि 2 रुपये का नोट है तो मुझको लेकर मंदिर गई और ठाकुर जी को वो 2 रुपये का नोट अर्पित करवा दिया। अगर हम जानना चाहें कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप बार बार जाना चाहेंगे, और विश्व में वहीं दूसरी तरफ विदेश में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बार बार बुलाती है? वाम दलों में आप कोई ऐसा नेता देखते हैं आज के दौर में जो इस काम को कर पाए, पुनर्गठित कर पाए, एकत्रित कर पाए युवाओं को? तो कांग्रेस में कौन से ऐसे नेता जो दिखते हैं आज के दौर में, आज की तारीख में, जो ऐसी परिस्थितियों से कांग्रेस की जो स्थिति है उसको उबार पाए? भाई मुझे तो आज भी राहुल गांधी से उम्मीद लगती है, लेकिन राहुल गांधी खुद आएँ, मतलब हमारे कहने से क्या होता है। हिंदी फिल्मों में अगर अभी तक की बात करें, आपको कौन सी ऐसी फिल्म जो ज़्यादा प्रभावित की और बार बार देखने का मन करता है? वो मदर इंडिया। राजेश खन्ना मेरे प्रिय अभिनेता रहे हैं, पता नहीं क्यों।